एक लड़की सुरभि जिसे एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो कि साउथ अफ्रीका रहता है, रहने वाला वो भारत का होता है। लेकिन वो सुरभि से उम्र में काफी बड़ा होता है और जब भी वो उससे बात नहीं करती है तभी उसे डर लगने लगता है। वो अकेले में रोना शुरू कर देती है और हर वक्त उस व्यक्ति की चिंता करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो, उसे कुछ हो गया हो, कहीं वो मर तो नहीं गया। हमेशा यही चिंता उसके दिमाग में रहा करती और इसी को सोचते सोचते वो सो जाया करती। दरअसल ये कहानी है एक पुनर्जन्म की और जिसको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि जो सुरभि थी वो तलाकशुदा थी और तलाकशुदा होने के बाद और एक व्यक्ति से उसकी ऐसी मुलाकात होती है, उससे इतना गहरा प्रेम होता है कि वो समझ नहीं पाती है और पिछले जन्म का जो प्रेमी होता है, उसी से वो शादी करती है, शादी होने के बावजूद भी। कैसे इस कहानी को पूरा करती है, क्या हुआ था उसकी लाइफ में, क्या वो करती थी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी में एक लड़की सुरभि है, जिसके माता-पिता बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा बढ़िया परिवार है बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उनके पास, एजुकेशन भी काफ़ी है और उसी बिहाफ़ पर वो अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सुरभि एक बहुत अच्छी अध्यापक बनती है और अध्यापक वो भी सरकारी। सरकारी जॉब उसकी लगती है तो परिवार वाले और भी खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी ने एक चीज़ अचीव की है। हालाँकि उनके लिए सरकारी नौकरी इतने मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी होता है कि भाई बच्चे अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो अलग होता है और उसमें भी एक लड़की, क्योंकि लड़की को पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। 2 परिवारों का नाम रोशन करती है, ससुराल पक्ष का और माता-पिता के पक्ष का, यानी कि मायके पक्ष का। अगर लड़की पढ़ी हुई होती है तो 2 कुलों का नाम करती है और इसी बिहाफ़ पर आजकल लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई जा रही है, हर चीज़ में आगे रखा जा रहा है। वो बात अलग है कि लड़कियाँ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। आए दिन आप बहुत सारी न्यूज़ देखते हो, कभी ड्रम में कोई बंद मिलता है, कभी किसी को घुमाने ले जाते हैं, बहुत सारी न्यूज़ ट्रेंड में चल रही हैं। आजकल लड़कियों ने अपने हक का कुछ गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। मैं ये सभी के लिए नहीं कहती, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो अपने दोनों परिवारों को अच्छे से चलाती हैं और उसके साथ-साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं। लेकिन कहते हैं हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, जैसे हाथ की 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती। तो आइए कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक सरकारी शिक्षक बन जाती है और माता-पिता सोचते हैं अब हमारा फर्ज पूरा हुआ, अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। एक बहुत ही अच्छा लड़का उसके हिसाब से देखा जाता है और उससे उसकी शादी करा दी जाती है। सुरभि भी बहुत खुश है और वो ये शादी बहुत राजी-राजी करती है। बचपन से ही उसे ऐसा लगता था कि मेरा कोई है, मेरा कोई छूट गया है और कोई है जो जिसकी मुझे तलाश है, जिसका मेरी वजह से काफ़ी शोषण हुआ था। ये इन चीज़ों को रखती है, लेकिन बचपन से ही इसके माता-पिता इन सब चीज़ के लिए इससे मना कर दिया करते। वो कहते कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है, कभी-कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग है। तो सुरभि भी इन चीज़ों को ज़्यादा अ, गहराई से नहीं लेती और वो नॉर्मल ज़िंदगी जीती है। अब शादी होती है, जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती है, कुछ दिन उसका सही चलता है, लेकिन शादी के 2 साल पूरे होते हैं, बड़ी मुश्किल से उसी में उनकी लड़ाई, झगड़े, उनके आपसी मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। और वो अपने पति से तलाक ले लेती है। क्योंकि सुरभि का मानना था कि जिस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, जिस रिश्ते में प्यार नहीं, शांति नहीं, ऐसे रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहिए। उससे दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे उसके लिए भी सही है और इसके लिए भी। ये सुरभि की सोच बिल्कुल अच्छी थी। आज जो ये महिलाएँ, जो ये लड़कियाँ शादी के बाद कर रही हैं, पति को ही मरवा देती हैं या फिर लड़के लड़कियों को मार देते हैं, ये गलत है। उससे अच्छा है कि आप तलाक ले लें, आप अलग हो जाएँ। कम से कम किसी माँ से किसी की बेटी ना छिने, कम से कम किसी माँ से किसी का बेटा ना छिने। परिवार का, घर का जो दीपक है, जो चिराग है वो रोशन रहे। ये सोच बहुत अच्छी होती है सुरभि की और सुरभि उससे अलग हो जाती है। सुरभि अपनी ज़िंदगी में मग्न हो जाती है और वो अपने उसी डर के साथ जीने लगती है, उसी एहसास के साथ जीने लगती है। उसे ऐसा लगता था कि मानो कोई कहीं खो गया हो, कहीं उससे दूर हो, कहीं उसकी राह देख रहा होगा,
कोई उसके इंतजार में बैठा हुआ होगा। यही चीज वो देखती है और अब इसी चीज को सोचते सोचते वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी एक थेरेपी है जिसके द्वारा हम अपने पिछले जीवन में जा सकते हैं और हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, जो आज हो रहा है क्या इसका रिलेशन उससे है या फिर अब जो हो रहा है वो अब के हमारे कार्मिक है, कर्म है। वो इस चीज को सुनती है और अब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। वो डॉक्टर से बात करती है और वो अपना सेशन शुरू करती है। जब वो सेशन में जाती है तो वो अच्छे से नहीं जा पाती है और वो सेशन को रोक देती है, क्योंकि इस थेरेपी को लेने के लिए हमें मेंटली तैयार होना पड़ता है और वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी पति से तलाक हुआ था और वो उससे दूरी ही बनी थी अभी, और बस वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में जीने लगती है, आगे बढ़ती है। उसका स्वभाव था कि वो मेल फ्रेंड यानी कि पुरुषों से दोस्ती नहीं किया करती थी। वो बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीती थी। जो भी उसकी फ्रेंड सर्कल था वो ज़्यादातर सभी लड़कियाँ थी, एक भी उसका जो लड़का फ्रेंड है वो नहीं था। और वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती थी। तभी एक दिन एक फेसबुक फ्रेंड पर उसकी नज़र पड़ती है, जिसने उसे रिक्वेस्ट भेज रखी थी। वो उसे कंफर्म करती है और वो उससे बात करने लगती है। सामने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है महेश और जिसका पेशा जो होता है वो डॉक्टर का होता है। वो एक डॉक्टर है जो कि साउथ अफ्रीका में है और वो बिलोंग करता है भारत से, यानी कि भारत उसकी जन्मभूमि है और वो वहां पर उस अपने काम को करने के लिए वहां पर रहता है। उससे इस लड़की सुरभि की जानकारी होती है, बातें होती हैं लगातार। 4 महीने 6 महीने बीतते हैं और इस बात को चलते चलते 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल में सुरभि उस पर अटूट विश्वास करने लगती है और उससे प्यार करने लगती है। इस बात का पता वो अपने माता-पिता को देती है, लेकिन माता-पिता इस बात के लिए एग्री नहीं होते। दरअसल जो महेश था, जो डॉक्टर था, वो इससे उम्र में काफ़ी बड़ा था, जिसके लिए माता-पिता राज़ी नहीं थे और वैसे भी उनकी बच्ची का एक बार घर उजड़ चुका था, वो अपने जीवन से हताश थी। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी को कोई धोखा मिले, कोई परेशानी आए, इसीलिए वो मना करते हैं। लेकिन सुरभि कहती है कि शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूंगी। वो उससे बात किया करती, हर रोज उसकी फोन पर उससे घंटों बात हुआ करती, मैसेज पर बात होती, चैट पर बात होती। और कभी कभार जब उसका मैसेज या कोई कॉल नहीं आता तो वो रोने लग जाती। वो डरती कि कहीं उसको किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, वो मर तो नहीं गया, किसी ने उसके साथ धोखे से कुछ कर तो नहीं दिया, यही डर उसे सताता रहता। और अब एक बार फिर से वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाती है और वो इस डर का कारण जानना चाहती है। उनको जब वो इस चीज़ बताती है तो वो एग्री हो जाते हैं और कहते हैं ज़रूर हो सकता है कोई न कोई कारण हो। और इस बात को मानकर अब उसे सेशन में दोबारा से लिया जाता है। उसका सेशन जब कराया जाता है तो अब की बार वो बहुत डीपली सेशन में जाती है और वो देखती है अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में। एक बड़ा सा महल है जहाँ पर उसने बड़ा सा फ्रॉक और बड़े से जैसे सिंड्रेला टाइप कपड़े पहने हुए हैं। वो अपने आप को देखती है, वो राजकुमारी है, सभी उस पर बहुत प्यार करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा आलीशान एक कमरा है उस बड़े से महल के अंदर और वहां पर रहती है। 4-5 दासियां उसके आसपास हैं और वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। वहीं पर एक लड़का जो उस राजमहल के लोगों का इलाज किया करता था, जिसका नाम होता है मनी, जो कि वहां पर वैद था। और ये जो लड़की है जो इस जन्म में सुरभि है, वो पिछले जन्म में वैदिका होती है। वैदिका इसका नाम है और ये राजकुमारी है। और एक व्यक्ति है जो कि वैद है वहां पर और जिसका नाम है मनी। अब मनी को ये देखती है और मनी इसे देखता है और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार इतना कि बेपनाह प्यार था, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। अगर किसी दिन वैद उस महल में नहीं आ पाता था तो सुरभि, जो कि इस जन्म में सुरभि है, पिछले जन्म में वैदिका थी, वो किसी न किसी बहाने अपने रथ को लेकर और अपनी कुछ दासियों के साथ जाया करती और उससे मिला करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और ऐसे ही उसकी लाइफ चलने लगती है। एक दिन उसकी इस बात के बारे में उसके राजमहल के जो उसके पिता हैं उनको पता चल जाता है, यानी कि राजा को। और ये बात उसकी उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो वैद था यानी जो मनी था वो एक मामूली सा वैद था और वो एक बहुत बड़ी राजकुमारी।
इस बात को वो बिल्कुल हजम नहीं कर पाते हैं और वो मृत्यु दंड उस वैद्य को दे देते हैं। उसे एक ग्रंथ दिया जाता है और कहा जाता है इसे पढ़ो। दरअसल उस ग्रंथ के पन्नों पर एक विषैला पदार्थ लगा हुआ था, जहर आप आसान भाषा में कह सकते हो। और वो जैसे ही पन्ने पलटता और जैसे ही हम सलाइवा से लेते हैं, मुंह पर उंगली लगाते हैं और पेज पलटते हैं, इस तरीके से जैसे जैसे वो इस ग्रंथ को पढ़ता है, वैसे वैसे ही उसे उस वो जो जहर है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो वहीं पर लेट जाता है, यानी कि वो भगवान के पास चला जाता है। और जो वेदिका थी, यानी कि उस समय की जो राजकुमारी, ये सब कुछ देखती है और वो इस सब का कारण अपने आप को मानने लगती है। और उसे ऐसा लगता था कि काश मैं इससे ना मिली होती तो आज ये जीवित होता और इसको कुछ नहीं होना चाहिए था। यही गिल्ट वो अपने दिल और दिमाग में रखती है और वो आजीवन बिना शादी के रहती है। वो अपने उस प्रेमी को याद करती है और पूरी जिंदगी बिना शादी के एक राजकुमारी के रूप में काट देती है। अब वो सेशन से बाहर आती है और ये बात अब जो डॉक्टर थे, जो ये थेरेपी करा रहे थे, वो ये सारी रिकॉर्डिंग करते हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग उस लड़की सुरभि को, जो इस जन्म में सुरभि है, जिसकी उम्र 32 साल है, उसे दिखाई जाती है और उसके माता पिता को भी ये बात दिखाई जाती है। वो माता पिता इस बात को देखते हैं और वो समझ चुके थे, क्योंकि जो महेश था, जो साउथ अफ्रीका में रह रहा था, वो एक डॉक्टर था और पिछले जन्म में जो मनी था वो भी एक वैद्य था। अब वो दोनों सभी, यानी कि वो लड़की भी, उसके माता-पिता भी और वो जो थेरेपिस्ट हैं वो भी यही बात लगाते हैं कि उसे उससे इसे एक अलग-सा जो जुड़ाव महसूस होता है, ये इसके पिछले जन्म के कारण ही है। और अब घरवाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत खुशी-खुशी एक साथ रहते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत से कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि ये कहानी आप कहाँ से कॉपी कर रहे हो, ये तो सिर्फ कॉपी है, इसमें क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ नहीं होता। बचपन से ही हमारी दादी, नानी हमें कहानियाँ सुनाती हुई आ रही हैं और हम अगली पीढ़ी को ये कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसे ही कहानियाँ एक दूसरे को सुनाई जाती हैं। अब किसी को किसी के सुनाने का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बीच-बीच में जो फैक्ट हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, हर यूट्यूबर, हर कोई कहानीकार, जैसे हमारे पापा हमें कहानी सुनाते हैं तो उसमें बताते हैं, जैसे भी कोई कहानी हम सुनते हैं तो उसका हमें तर्क-वितर्क बताते हैं और बताते हैं कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें उनका सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से हम रोज़ जिद कर उनसे सुनते हैं। तो वैसे ही ये कहानियाँ होती हैं और बहुत सारे चैनलों पर आपको मिल जाएगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है। आप कहानी सुनते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तर्क-वितर्क के कमेंट करते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिनके बहुत प्यारे कमेंट हैं जो मैंने पढ़े, रिप्लाई भी किए, उन सबका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। जिनमें सबसे पहला नाम आता है रघुवीर श्रीवास्तव जी। जो मैंने अभी आपको बताया, जो कहते हैं नया क्या है, ये कहानी हम सुन चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कहानी आप सुन लेते हो, लेकिन हर किसी का सुनाने का तरीका अलग होता है, कहानी को समझने का तरीका अलग होता है, समझाने का अलग होता है। आपको कहानी जैसी भी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लिखा, आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहन कहकर सम्मानित करती हैं, दीदी कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रत्ना मुखर्जी, जो कहती हैं कहानी बहुत लंबी खींचती हैं। कहानी 2 शब्दों में खत्म हो जाती है, वो एक न्यूज़ होती है। आप टोटल बात अगर कहते हो, जैसे अब मैंने अभी आपको कहानी बताई सुरभि की, ये कहानी 4 शब्दों में खत्म हो सकती है, लेकिन कहानी के एक-एक फैक्ट पर नज़र डालते हैं तो कहानी वाक़ई में लंबी खिंच जाती है। तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगी, आपका समय थोड़ा ज़्यादा लिया। आगे से कोशिश करूँगी कहानी और भी छोटी करने की। अगला नाम आता है अलखनंदा जी, जो बहुत अच्छे से कहानी सुनती हैं, नए जुड़े हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, पॉजिटिव कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपनी बिटिया पर आशीर्वाद बनाए रखें।
अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहते हैं, बिटिया रानी कहते हैं और कहानी का इंतज़ार करते हैं। आज कहानी थोड़ा लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है, ज़रूर अच्छे से सुनिएगा। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कहानी सुनते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, सारे कमेंट एक पॉजिटिव वे में होते हैं और तर्क-वितर्क के कमेंट होते हैं। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट पढ़कर, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद राव यूसीन जी, जो कि पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे से कहानी सुनते हैं, बिटिया कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपनी बिटिया पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है नमामि जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पन्नत जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सावित्री जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। दिल की गहराइयों से आपके अपने चैनल धर्मा स्टोरी चैनल पर स्वागत करते हैं। अगला नाम आता है मधुपम मन जी, बहुत अच्छे से कमेंट लिखा है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है कृष्ण राजपूत जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो काफ़ी पुराने व्यूअर हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपनी बहन पर बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, एक-एक वीडियो में कई-कई कमेंट होते हैं, वाहेगुरु जी लिखते हैं। नाम आता है अखिलेश शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट लिखा है, नए जुड़े हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो काफ़ी समय से हमें सपोर्ट कर रही हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपने प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़े कमेंट करती हैं, तर्क-वितर्क के कमेंट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। ये जो आप कमेंट करते हो, उससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मनीष छावड़ा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अभी जुड़े हैं, बहुत प्यारा कमेंट किया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें और स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।